वो तेज़ी से ड्राइव करता घर पहुंचा। वो हरगिज़ भी नहीं जानता था कि उस बारे में अरीशा जैसी जज्बाती लड़की को इल्म है। वो उसे अच्छी तरह जानता था। वो यारम सुल्तान के लिए अपनी जान भी दे सकती थी और उसके करीब जाने वाले शख्स की जान ले भी सकती थी। वो घर पहुंचा तो घर में मामूल के मुताबिक कोई चहल पहल ना थी। वो हमेशा सबसे पहले आनी के रूम में जाता, लेकिन इस बार वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख ठिठक गया। स्किन कलर की फ्रॉक पहने, जिसका दुपट्टा बेड पर रखा था, सारे बालों को समेटकर कंधे पर डाले वो पुरसकून सी बालों को सुलझा रही थी, जबकि उसकी पुछ पर लगी डोरियां खुली थी जिनको बांधने की जहमत ही नहीं की गई थी। वैसे भी पीछे का गला गहरा नहीं था, क्योंकि वो ड्रेसिंग हमेशा यारम की पसंद को मद्देनज़र रखते करती थी। यारम हैरत ज़दा सा दरवाज़ा बंद कर गया था, क्योंकि अरीशा के अंदाज खिलाफ़े तवक्को थे। अगर वो सब सच जान गई थी तो इस तरह आम क्यों बिहेव कर रही थी। यारम खामोशी से भारी कदम उठाता उसके करीब जाने लगा, जबकि वो उसकी मौजूदगी को जानकर भी नज़रअंदाज करती, बिना एक नज़र भी उस पर डाले अपने बालों को सुकून से सुलझा रही थी जो बड़े हो रहे थे। वो अरीशा जिसे बाल बढ़ाने से चिढ़ थी, आज वो यारम सुल्तान की पसंद में ढलते बाल भी बढ़ा रही थी। मुश्किल हो रही थी उन्हें सुलझाने में, बनाने में, लेकिन अगर यारम को पसंद थे तो वो क्यों ना करती। यारम उसके पीछे आ खड़ा हुआ और खामोश नज़रों से उसे देखने लगा, जो बिल्कुल नज़रअंदाज कर गई थी उसे। यारम के माथे पर एक बल पड़ा। उसे अब वाकई लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो सामने खड़ा था और अरीशा उसे नज़रअंदाज कर रही थी। ये बात हजम होने के लायक नहीं थी। यारम ने मसनूई खांसते अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इग्नोर करती अपने बाल सुलझाने में लगी रही। मैं सुलझा दूँ? यारम ने खामोशी तोड़ते खुद ही पहल की, लेकिन अब वो अपने बालों को कमर पर झटक गई और पुरसकून सी बाल एक दफ़ा हवा में लहराते अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल मिलाकर कान से लगाती पलटी। यारम के बराबर से निकल गई थी वो। यारम जो उससे खुलकर बात करना चाह रहा था, उसका ऐसा इग्नोरेंस भरा अंदाज देखते गुस्सा आवाज़ आया था। डैम इट, बात करनी है तो उनसे, इग्नोर करना बंद करो मुझे। यारम ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर ज़मीन पर ज़ोर से फेंका तो वो टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, जबकि यारम गुस्से से उसे देख रहा था। एक तो पहले ही अलमीर ने जो सब उसे बताया था, उसके बाद वो इतना परेशान था। ऊपर से उसकी बात की टेंशन अलग थी। ऊपर से इस बात की टेंशन अलग थी कि अरीशा सब जान चुकी है और उस पर वो उससे बात करने की बजाय नखरे दिखा रही थी, इग्नोर कर रही थी। यारम की बर्दाश्त आजमाती थी हमेशा ये लड़की, जबकि उसके बरक्स अरीशा पूरे सुकून से खड़ी थी। वो उसका मोबाइल तोड़ चुका था, उस पर चीखा था, लेकिन वो अब भी सुकून से खड़ी उसे देख रही थी। आर यू इन योर सेंसेस? यारम सुल्तान को तुम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। वो गुस्से से हो रहा था, उसका बाजू दबोचता बोला तो अरीशा ने एकदम उसके सीने पर हाथ रखते उसे दूर धकेला और आईने के सामने खड़े होते परफ्यूम की एक बोतल को उठाते उसके कदमों में फेंका कि उसकी महक पूरे कमरे में फैल गई थी। मैं भी अरीशा हूँ, अरीशा यारम सुल्तान। मुझे भी आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, मुझे भी आप इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, समझे आप? वो भी गुस्से से चिल्लाई तो यारम ने जबड़े भींचे उस लड़की की जुर्रत को देखा था। वाकई इस दुनिया में वही एक लड़की थी जिसकी फजूल बातें, चीखो पुकार वो बर्दाश्त कर जाता था, वरना यारम के रूप देखकर किसी की हिम्मत नहीं थी कि आवाज़ भी उठाए उसके सामने। झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला आपने। वो उसके करीब आते सर्द अंदाज में बोली तो यारम के माथे पर बल पड़े। मैंने कहा था, इन समंदर सी गहरी आंखों में मैंने बहुत तकलीफ देखी है, मैंने वो कुर्ब महसूस किया इन आंखों में, लेकिन आपने झूठ कहा ना। जिन आंखों को देखकर ही मुझे किसी मोहब्बत का अंदेशा हो गया था, उस एहसास को आपने मुझसे छुपाकर झूठ कहा ना। अरीशा धीमी शिकवाकुना अंदाज में बोली, जबकि उसकी आंखों में जलन की चिंगारियां साफ भड़कती देखी थी यारम ने आंखें बंद करते गहरी सांस भरी और उसके करीब कदम बढ़ाते उसे अपने हिसार में लिया और उसका सर सीने से लगाया। वो खामोशी से चुपचाप उसके हिसार में कैद हुई थी। यारम ने उसके बालों में उंगलियां देते उसकी जड़ों को सहलाया, गोया ये करने से उसे खुद सुकून मिल रहा था। वो बात पहले की थी, तब भी ये मोहब्बत नहीं थी, बेवफाई की तकलीफ़ थी जो मैं भूलता नहीं था, लेकिन अब मेरे दिल में कोई एहसास नहीं। क्या तुम्हें यारम पर भरोसा नहीं? यारम ने उससे नरमी से पूछा तो वो कुछ ना बोल सकी, बस उसके सीने पर सर टिकाए, नज़रें सामने दीवार पर टिकाए किसी गैर मरे नुक्ते पर सोचने लगी। मुझे नफ़रत है उस लड़की से, मैं नहीं जानती वो कहाँ होगी, लेकिन मुझे शदीद नफ़रत महसूस हो रही है उससे, क्योंकि आपने उससे मोहब्बत की। काश वो इस दुनिया में ना होती तो आप सिर्फ मेरे होते। वो सुलगते हुए अंदाज में बोली तो यारम ने बेबसी से आंखें बंद की। मैं उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखना चाहती, वरना मैं हसद की आग में जल जल कर मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी।
उसकी बात पर यारम ने उसका सर सीने से उठाते उसे इन नज़रों से देखा गोया उसे भी जान से मार देगा, लेकिन सामने खड़ी लड़की को मौत से कहाँ डर लगता था, जबकि यारम के दिल में एक अनजाने से डर ने बसेरा किया। ये कैसा ताल्लुक था कि अरीशा को उस दिन रोहा की कैद के बारे में पता चला जब यारम को उसकी आज़ादी का पता चला था। किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ? मेरी ज़ात पर, मेरे वजूद पर तुम्हारा इख्तियार है। क्या ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? यारम ने उसके बालों को, जो अरीशा के दोनों कंधों पर आकर बिखर गए थे, अपने हाथों से समेटकर पीछे करते हुए कहा। तो अरीशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे आप पूरे के पूरे चाहिए, वरना मुझे ज़रा सा भी नहीं चाहिए आपका कुछ भी। अरीशा ने स्पार्ट लहजे में कहा। तो यारम ने उसे कमर से थामते करीब किया। लेकिन मुझे तुम हर हाल में चाहिए हो। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही शख्स के हिसार में गुजरेगी, और वो है यारम सुल्तान। यारम अनजाने में उसे अपनी पूरी ज़िंदगी की डोर थमा गया। मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, क्योंकि जब मोहब्बत बेपनाह हो तो हर तीसरा शख्स जहर लगता है। अरीशा उसकी गर्दन की हड्डी पर हाथ फेरते हुए बोली, अजीब से अंदाज में कि यारम ने सुर्ख आंखों से उसे देखा और उसके बालों को हल्की गिरफ्त में लेते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। खबरदार, दूर जाना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुमने एक कदम भी सुल्तान विला से इस नीयत के साथ निकाला तो याद रखना मिसेस यारम सुल्तान। वो एक लम्हे को ठहरता सरसराते लहजे में उसके कान के करीब अपने होंठ रखते बोला, इस तरह तुम्हारी जान इस जिस्म से निकालूंगा कि खौफ खाओगी उस दिन से जब यारम सुल्तान तुम्हारी आंखों के सामने आया था, और इस तरह अपनी पनाहों की चार दीवारी में कैद करूंगा कि तुम सांस लेना भी दूभर हो जाएगा तुम्हारे लिए। वो उसके नाक उसके कान पर सहलाते हुए धीमे लहजे में बोलता उसके जिस्म से खून खुश कर गया। और फिर तुम तो जानती हो ना यारम सुल्तान की कुर्बत झेलना तुम्हारे लिए किस कदर मुश्किल है। इसलिए डरो उस दिन से और खुद पर रहम खाओ। जो चीज़ आम अंदाज में सहारा मुश्किल हो जाए ना, उसे मज़ीद खुद के लिए मुश्किल मत बनाना, क्योंकि इस मामले में यारम सुल्तान बख्शेगा नहीं तुम्हें। यारम उसकी जान अपने लफ्ज़ों से ही खींचने लगा था कि वो उसके लफ्ज़ों और उसके अंदाज पर कांप कर रह गए। वो उससे ज़रा दूर होता, उसके माथे पर लब रखता हुआ नज़रों का जाविया उससे बदल गया। वो नज़रों का जाविया मोड़ती गहरी सांस भर गई थी। ये शख्स वाकई उसके लिए डेंजरस साबित हुआ था। यारम सुल्तान उसकी हालत पर तंजिया मुस्कुराया और पलटकर कमरे से निकलता चला गया, जबकि वो पीछे उसकी बातों को सोचती गहरी सोच में डूबी थी। सना बेगम ने कहा था उनकी बेटी जहाँ भी होगी खुश होगी। वो 5 साल में कभी पलट कर वापस नहीं आई, और वैसे भी यारम तो उसका शोर था ना, पूरा का पूरा उसका। तो फिर उसे कैसा डर? वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसे यकीन था। सर, गेस्ट रूम में मिसेस सयाम राना आए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। सर, गेस्ट रूम में मिस्टर सयाम राना आए बैठे हैं, वेट कर रहे हैं आपका, मेड ने आकर उसे बताया। तो वो चौंकते सर इस बात में हिला गया। वो क्यों आया होगा? शायद अपनी बहन से मिलने। ठीक है, तुम अरीशा मैडम को इन्फॉर्म कर दो, यारम ने मेड से कहा। तो वो उसका हुक्म सुनती फ़ौरन वहाँ से चली गई, जबकि यारम गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। वो भारी कदमों की चाप छोड़ते गेस्ट रूम की तरफ पहुंचा तो दरवाजे पर ही उसके कदम थमे। कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार किया था, गोया पूरा जिस्म जलजलों की जद में आया था। वो साकित सा खड़ा सामने खड़ी हस्ती को देख रहा था। उसे लगा वो कोई ख्वाब है। हाँ, यकीनन वो ख्वाब थी, क्योंकि हकीकत में वो यहाँ कभी नहीं आ सकती थी। जबकि सना बेगम भी दूर से आती सयाम को अंदर खड़े देख मुस्कुराई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा तो उसके पीछे बैठे वजूद को देख उन पर गोया घर की छत आ गिरी थी। आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकला था, रोहा। सुबह का सूरज निकला तो उसने बी जान से कहकर रोहा को रेडी करने का कह दिया था। उसका दिमाग तेज़ी से चल रहा था उस वक्त। रोहा को यारम का जिक्र करना, फिर उस दिन उसका तमाशा जब यारम आया था। यकीनन उसका कोई ना कोई कनेक्शन था यारम के साथ। वो घर बैठे इंतज़ार नहीं कर सकता था किसी मौजज़े का। रोहा की कंडीशन देखकर उसे उसकी फैमिली को जल्द से जल्द ढूंढ कर इत्तला करना चाहता था वो। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसका यारम से सामना ज़रूर करवाएगा। रोहा तैयार होकर आई तो स्काई ब्लू कलर की शेफून की ड्रेस में सादा दुपट्टा अच्छे से सर पर जमाए वो बी जान का बाजू थामते हुए चलती नीचे तक आई थी। सयाम की नज़रें ठहर सी गई थीं उस पर। वो सादगी में भी बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे के सिवा उसके पूरे वजूद को दागदार किया गया था। ये सोचकर ही सयाम की आंखों में जलन उतर आई थी। उसने उन सवालों के जवाब जानने थे, और ये सवाल रोहा से वो कर नहीं सकता था। रोहा उसके करीब आई तो वो धीमा सा मुस्कुराया। एंजल, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने मासूमियत से सवाल किया। तो सयाम ने नरमी से उसका हाथ थामा।
हम मेरी बहन के घर जा रहे हैं, मैं उससे मिलने जा रहा था, सोचा अपनी फ्रेंड को भी साथ ले जाऊं। वो उसका हाथ थामते उसे लिए आगे बढ़ते बोला तो वो डर कर कदम रोक गई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो नफ़ी में सर हिलाते बोली। तो सयाम ने उसके चेहरे पर डर और खौफ देखा। जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो फिर किस बात का डर है, वो मान से उसकी आंखों में देखते बोला। तो वो रूहानी सी हुई। देखो, हम पहले भी तो गए थे ना बाहर, कुछ भी नहीं हुआ था ना, चलो आओ, वो उसे पिचकारते हुए बोला। तो वो खामोशी से सर झुकाती उसका हाथ मजबूती से थाम गई। तो वो उसकी इस मासूमाना हरकत पर मुस्कुराया और उसे लिए गाड़ी तक आते आराम से बिठाया। फिर घूमकर दूसरी तरफ आता गाड़ी स्टार्ट करते तेज़ी से वहाँ से गाड़ी लेकर निकला। सुल्तान विला के सामने गाड़ी रुकी तो सयाम ने उतरकर रोहा की तरफ आते गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसे आहिस्तगी से बाहर निकाला। तो वो हैरत से इतना आलीशान घर देखने लगी। ये तुम्हारी बहन का घर है, वो हैरत से बोली। तो सयाम ने धीमा सा मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। बहुत प्यारा घर है, वो भी मुस्कुराई। सयाम ने पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो मबहूत रह गया। वो वाकई बला की हसीन थी, उस पर यह मुस्कुराहट। वो उसे यूं ही देखता रहा तो रोहा खामोशी से उसका चेहरा उलझन भरे लहजे में देखने लगी। क्या हुआ, वो परेशानी से बोली। तो सयाम झटके से होश में आते उससे एक कदम दूर हुआ और आंखें बंद किए गहरी सांस भरते चेहरे पर बमुश्किल मुस्कुराहट सजाई। चलो अंदर चलते हैं। सयाम के कहने पर वो ज़रा घबराते हुए वापस उसका हाथ थाम गई। उसने पलटकर पहले हाथ को और फिर उसके मासूम चेहरे को देखा जिस पर घबराहट वाज़ेह थी। वो उसका हाथ मजबूती से थामता अंदर बढ़ गया। मेड उन्हें गेस्ट रूम में बिठाकर चली गई थी जब यारम उसे आता दिखाई दिया सामने से, लेकिन दरवाजे पर आते उसके कदम थमे तो सयाम को भी कुछ खटका। उसने पलटकर रोहा का चेहरा देखा जो नज़रें झुकाए अपनी उंगलियों को देख रही थी। वो फिर मुड़ा तो सना बेगम भी वहाँ आती ठहर सी गई। सयाम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो यूं ही नज़रें झुकाए बैठी रही। कहाँ जानती थी कि किस्मत उसे उसके अपनों के सामने इस तरह वापस ला खड़ा करेगी। अपने नाम की पुकार पर रोहा ने हैरत से नज़रें उठाकर सामने देखा तो सामने अपनी माँ को खड़े देख उसे लगा कि वो किसी ख्वाब के ज़ेरे असर हो। लेकिन जब नज़र पलटी तो उनके बराबर में यारम को खड़े देख उसकी हस्ती हिल गई थी। ख्वाब से हकीकत होने का अंदेशा लम्हों में हुआ। वजह यारम की आंखों की सुर्खी थी। वो झट से अपनी जगह से खड़ी हुई, नज़रें वापस अपनी माँ के चेहरे पर गई। ऐसा लगा कि सदियों बाद उनका चेहरा देख रही हो। जहाँ जर्दियाँ घुली थी चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। अम्मी, वो हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाई। तो सयाम ने पलट कर उसे देखा, यानी उसका शक दुरुस्त था। अम्मी, अम्मी, ये मेरी अम्मी है, ये, वो हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाते हुए बोल रही थी। आंखों में ढेरों आंसू जमा हुए। वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ते उनके सीने का हिस्सा बन गई जो साकित सी खड़ी थी। आंखें खुश्क थीं लेकिन दिल तड़प उठा था इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखकर। वो उनके सीने में चेहरा छुपाती उनके गिर्द हिसार इस कदर मजबूत कर गई कि गोया दुनिया में और किसी हिसार में इतना तहफ़्फ़ुज़ महसूस ही ना हुआ। वो उनके सीने से लगती तड़प तड़प कर रोने लगी, बाआवाज़ी बुलंद रोने लगी कि ममता के हाथों मजबूर होती वो उसके गिर्द अपना हिसार बांध के। जो आंखें खुश्क थीं अब तक उनके आगे धुंधलाहट छाने लगी थी। वो पूरी तरह उन पर अपना वज़न देती बिलक बिलक कर रोने लगी कि वो उसको संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। सयाम का दिल अजीब भारी होने लगा उसे इस तरह देखकर। वो अभी तक ऐसे रोते बेबस नहीं हुई थी जिस तरह अपनी माँ को देखते हुई थी, जबकि यारम स्टिल अपनी जगह पर खड़ा था, नज़रें वहीं टिकाई जहाँ वो बैठी थी। इस बात का यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है जो उसके सामने 5 साल बाद वो उसके सामने इस तरह से आएगी। उसने कहाँ सोचा था। यारम साकित सा अपनी जगह खड़ा था। आज ही तो उसने अलमीर से उसके बाबत सब बताया था, तो फिर वो सयाम के पास उसके पास वो क्या कर रही थी। यारम की नज़रें सयाम पर गईं जो खुद उसी को देख रहा था। उसे देख सयाम ने सर इस बात में हिलाया। यारम ने नज़र फेर कर नहीं देखा जो अपनी माँ के गले लगे तड़प तड़प कर रो रही थी। वो कदम उठाते सयाम के पास चला गया, जबकि सना बेगम की आंखों से भी अब आंसू बह रहे थे। वो उसे संभालती सोफे तक लेकर आई और उसे बिठाया जो उनसे अलग नहीं हो रही थी, बस उनके सीने से लगी थी। अम्मी, वो मुझे मार देगा, वो मुझे जान से मार देगा। मैंने बहुत गलत किया अम्मी, मैंने बहुत गलत किया। वो उनकी गर्दन में चेहरा छुपाए अब तेज़ तेज़ आवाज़ में बुड़बुड़ा रही थी, जबकि अब सना बेगम आंखों में आंसू लिए यारम को देख रही थी जो बिना कोई तासुर दिए नज़रें झुकाए सयाम के साथ बैठा था। सना बेगम ने खामोशी से उसकी पीठ सहलाई। उनका कलेजा मुंह को आ रहा था।
वो उनके लिए मर गई थी। वो कभी रोहा को अपनी नज़रों के सामने नहीं देखना चाहती थी, लेकिन आज उसे इस हाल में देखकर वो खुद पर काबू नहीं पा सकी थी। आखिर थी तो एक माँ ही ना। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ अम्मी मुझे माफ़ कर दें। उसके आंसू थम नहीं रहे थे, जबकि सना बेगम ने कोई जवाब ना दिया। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ अम्मी मुझे माफ़ कर दें। उसके आंसू थम नहीं रहे थे, जबकि सना बेगम ने कोई जवाब ना दिया था। उसकी उसकी गलती की उनकी नज़र में कोई माफ़ी नहीं थी। वो बेबस थी, उसे सहारा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। यारम ने चेहरा मोड़ते सयाम को देखा तो वो गहरी सांस भरकर बोलना शुरू हुआ। जब मैं लंदन से वापस आया तो एयरपोर्ट से आते वक्त हाईवे की बैक साइड वाली रोड पर ये भागते हुए आती मेरी गाड़ी से टकराई थी। कोई आदमी इनके पीछे पड़ा था। उस वक्त मैं इनकी जान बचाता इन्हें वहाँ से अपने घर ले आया। वो सांस लेने को रुका और सना बेगम के तासुरात देखने लगा, जो साकित बैठी थी। सयाम को देख रही थी वो, जबकि रोहा को तो होश ही ना था। अपनी माँ की आगोश मिल गई थी, जहाँ पर दुनिया जहान का सुकून मुयस्सर था। उनकी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेंटली तौर पर अनस्टेबल है। इनकी हालत बहुत ख़राब थी। नाइटमेयर्स, चीखना चिल्लाना, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि इन्हें टॉर्चर किया गया। सयाम ने नज़रें झुकाई थीं उस वक्त। ये सब कहते हुए उसे भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही थी। वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि जिन्हें वो ये बात बता रहा है वो उन्हें अपने लफ्ज़ों से अंगारों पर घसीट रहा था। मैं खुद भी एक साइकेट्रिक हूँ, लेकिन इनकी हालत जानने के लिए मुझे इनका प्रॉपर चेकअप लाजमी करवाना था। इसलिए मैंने हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ कंप्लीट चेकअप के बाद जो पता चला वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी हैरानी वाली बात थी। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, तुम देख सकते हो। सयाम ने पूरी बात बताते यारम के हाथ में वो रिपोर्ट्स थी। जो बातें वो खुद मुंह से नहीं बता सकता था वो सब उसमें लिखी थी, जबकि यारम का एक लम्हे को हाथ कांपा था वो पढ़ने के बाद, लेकिन वो खुद को मजबूत करते उसे थाम गया। जबकि सना बेगम तो सांस रोके यारम को देख रही थी। क्या था उस रिपोर्ट में, क्या हुआ था उनकी बच्ची के साथ आखिर। यारम ने रिपोर्ट्स खोली और जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था उसे लग रहा था उसके पैरों तले से ज़मीन निकल रही हो। जबकि आखिर में लिखे लफ्ज़ रेप विक्टिम पर यारम के हाथ से वो रिपोर्ट छूटकर ज़मीन पर गिरी। उसने नज़र उठाकर पहली बार रोहा को देखा था, अब जिसके सर से दुपट्टा उतरकर कंधों पर पड़ा था। वो बाल जो लंबे घने हुआ करते थे बुरी तरह कटे हुए थे, बुरी तरह से कटे हुए कंधों से ज़रा नीचे आ रहे थे। जबकि हाथ की पुष्ट पर जले हुए निशान देख यारम को अपना दम घुटता महसूस हुआ। वो फ़ौरन से नज़रें फिरता सयाम को देखने लगा, जो उसी को देख रहा था। सर अस्बात में हिलाते सयाम ने उस रिपोर्ट की तस्दीक की तो यारम ने फिर नज़रें उठाकर रोहा को देखा। तो क्या ये सब इसके साथ शहरोज़ गाजी ने किया था? यारम की रगों में दौड़ता खून दहक उठा था। मुठियाँ सख्ती से भींची थी। नज़र उसके वजूद पर टिकाई यारम की आंखों के गोशे सुर्ख हुए। सना बेगम ने बेचैनी से सयाम को देखा। वो जानना चाहती थी, लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो सामने बैठे दोनों वजूद उन्हें कुछ नहीं बता सकते थे। सयाम ने वो रिपोर्ट्स उठाते सना बेगम के हाथ में पकड़ाई तो वो कांपते हाथों से उसे थाम गए। जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी उनका कलेजा फटता जा रहा था। नहीं, मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। वो रोहा के वजूद को देखते हुए बिलबिलाते हुए बोली तो वो जो खामोशी आंखें बंद किए उनके सीने से लगी थी। उनके इस तरह से रोने पर उसने आंखें खोली। अम्मी, उसने मुझे बहुत अजियत दी। मुझे लगा मैं यूं ही मर जाऊंगी उसकी कैद में। वो मुझे मारता था, वो मुझे सिगरेट से जलाता था। ये देखें, ये यहाँ और यहाँ भी। वो अपने हाथों और अपनी गर्दन की तरफ इशारा करती नम आवाज़ में कांपते लहजे में बोली तो हर शख्स का दिल दहला था वहाँ। ये देखें अम्मी, उसने मेरे सारे बाल काट दिए, मेरे बाल। वो रो रही थी और उसके आगे हाथ भी जोड़े थे। उसने फिर भी काट दिए। वो इंसान नहीं, जानवर है वो किसी खौफनाक मंजर की तरह उस वक्त को याद करते उन्हें बताने लगी तो सना बेगम ने बुरी तरह रोते उसे खुद से लगाया। वो आ जाएगा अम्मी, वो फिर से मुझे लेने आ जाएगा। वो खौफ के आलम में बोली तो सना बेगम ने नफ़ी में सर हिलाते यारम को देखा, जो खुद बहुत जब्त किए वहाँ बैठा था। नज़रें झुकी हुई थीं, लेकिन उनकी सुर्खी साफ बता रही थी कि वो किस कुर्ब से गुजर रहा है उस वक्त। अम्मी, मैंने ये जुल्म खुद किया, खुद पर कुछ नहीं बिगाड़ा अम्मी, मैंने खुद जुल्म किया है अपने आप पर। वो अचानक उनसे दूर होती खुद को मारते हुए बोली तो सयाम अपनी जगह से उठकर उसके पास आने लगा, लेकिन सना बेगम ने तेज़ी से उसका हाथ थामते अपने सीने से लगाया बच्ची को। वो बुरी तरह से तड़पती चीखती खुद को छुड़वाना चाह रही थी, लेकिन सना बेगम ने उसके गिर्द अपनी बेहद मजबूत गिरफ्त की थी। वो रोते रोते उनकी बाहों में झूलती बेहोश हो गई, जबकि यारम ने जब से आंखें मीचते सर झुकाया। सयाम ने आगे बढ़ते उसके गिरते वजूद को सहारा दिया।
देखें इनकी हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब है और ये अगर इसी तरह सोचती रहीं तो ये दिमागी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर खो देंगी। आप लोग इनकी फैमिली हैं, इन्हें इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सयाम उसका सर सोफ़े से टिकाता, आप लोग इनकी फैमिली हैं, इन्हें आपकी इस वक्त सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सयाम उसका सर सोफ़े से टिकाते बोला, जबकि सना बेगम का खुद रो रो कर बुरा हाल था। वो तड़प रही थी अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। असम उसका सर सोफ़े से टिकाता बोला, जबकि सना बेगम का खुद रो रो कर बुरा हाल था। वो तड़प रही थी अपनी बेटी को इस हाल में देख। असमारा, यारम की सर्द आवाज़ गूंजी तो असमारा उनकी मेड वहां फ़ौरन पहुंची। इनकी मदद करो और इन्हें आनी के बराबर वाले रूम में ले जाओ, एहतियात से। यारम ने उसे हुक्म दिया तो वो फ़ौरन सरसबात में हिलाती, एक और मेड को अपने साथ लाती, रोहा के वजूद को सहारा देकर उठाते वहां से ले जाने लगी। यारम ने नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो नज़रें उसी पर टिकाए सपाट चेहरा लिए खड़ी थी।